बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो बच्चों, अपना कॉपी और कलम ले लीजिए और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले वृत्त की भूमिका के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम यह जानेंगे कि वृत्त और इससे संबंधित पद क्या होते हैं, और अंतिम में हम वृत्त की एक पद जो जीवा कहलाती है, उसके द्वारा किसी भी एक बिंदु पर अंतरित कोण को किस प्रकार दर्शाया जाता है, यह सीखेंगे। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी हम अपनी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि साइकिल या फिर किसी गाड़ी का पहिया या फिर कहें तो घड़ी, रोटी व अंगूठी, इन सभी में हम देख सकते हैं कि एक गोल सा आकार होता है। इस गोल से आकार को ही हम वृत्त कहते हैं। लेकिन यह वृत्त है क्या? तो अगर हम किसी तल पर उन बिंदुओं का समूह बनाएं जो कि सारे के सारे उसी तल पर किसी एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर हों, इन सारे बिंदुओं के समूह को ही हम वृत्त कहते हैं। अब वह बिंदु जिससे कि वृत्त सामान्य दूरी पर हो, उस बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, और वृत्त केंद्र से जो सामान्य दूरी पर है, इस सामान्य दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त पे जितनी भी बिंदुएं हैं, वह सारी की सारी केंद्र से सामान्य दूरी पर हैं, यानी कि त्रिज्या का जो माप होगा वह हमेशा सामान्य होगा। हमने वृत्त को जिस तल पे बनाया है, वृत्त उस तल को दो भागों में बांटता है। सबसे पहला भाग जो वृत्त के अंदर हो, इस भाग को हम अभ्यंतर कहते हैं, और तल का वह भाग जो हमारे वृत्त के बाहर हो, तल के उस भाग को हम बहिर्भाग कहते हैं। तो दोस्तों याद रखें, वृत्त के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर व वृत्त के बाहर वाले तल के उस भाग को हम बहिर्भाग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें, वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को अगर हम लें और उन्हें आपस में जोड़ लें, तो उसके बाद जो हमें रेखाएं ज्ञात होती हैं, इन दोनों रेखाओं को हम जीवा कहते हैं, और ऐसे जीवाएं हमें अनगिनत मिल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से वह जीवा जो वृत्त में हमारे केंद्र से गुजरे, वह जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है हमारे वृत्त की, और इस जीवा का हमने एक विशेष नाम दे रखा है। इसे हम व्यास कहते हैं। व्यास जो होती है वो हमारे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे रोक इसे लिख लें। व्यास से जुड़ी एक बहुत ही रोचक बात है, तो आइए अब हम इसके बारे में जानें। अगर हम देखें तो एक वृत्त में केंद्र से वृत्त की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। अगर हम एक त्रिज्या बनाएं और इसके बाद हम एक दूसरा त्रिज्या बनाएं जो कि उसी त्रिज्या से जुड़कर एक सीधी रेखा बनाए, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो त्रिज्याओं को जोड़कर जो हमें रेखा ज्ञात होगी वह एक व्यास है। व्यास को अंग्रेजी में हम डायमीटर कहते हैं। तो हम यहाँ कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो पूरी एक व्यास है वह दो त्रिज्याओं के बराबर है, यानी कि त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 गुना त्रिज्या। अब इसे दर्शाने के लिए हम व्यास के जगह छोटी डी यानी कि स्मॉल डी लिख सकते हैं, और त्रिज्या की जगह हम आर का प्रयोग करेंगे, तो हम 2 गुना आर यानी कि 2r लिख सकते हैं। तो व्यास को हम त्रिज्या के तौर पे कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रोक इसे भी यहीं लिख लें, क्योंकि इसका प्रयोग हम अपने वृत्त अध्याय में बहुत बार प्रयोग करते हैं। अगर हम
किसी एक वृत्त की संपूर्ण लंबाई को नापें तो यह दूरी जो हमें ज्ञात होती है, इसी लंबाई को हम परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब इस परिधि में अगर मैं कोई दो बिंदु लूं तो आप देख सकते हैं कि यह हमारे वृत्त को दो भागों में बांटता है। इन दोनों भागों को हम चाप यानी कि अंग्रेजी के शब्द आर्क से दर्शाते हैं। इनमें जो सबसे छोटा वाला भाग है उसे हम लघु चाप यानी कि माइनर आर्क कहते हैं, और जो दूसरा बड़ा वाला हिस्सा है इसे हम दीर्घ चाप यानी कि मेजर आर्क कहते हैं। आइए अब हम वृत्त से जुड़ी अगली पद के बारे में जानें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी वृत्त पर कोई भी दो बिंदु लें और उन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ दें तो हमें एक जीवा ज्ञात होता है। यह जीवा हमारे वृत्त के क्षेत्र को दो भागों में बांटता है। इन दोनों क्षेत्रों को हम वृत्तखंड बोलते हैं। इनमें जो सबसे छोटा वाला भाग होता है इस भाग को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं और अंग्रेजी के शब्द माइनर सेगमेंट के नाम से जानते हैं, और जो हमारा दूसरा बड़ा वाला भाग है उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और अंग्रेजी के शब्द मेजर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर वृत्त पर कोई दो बिंदुओं को लें और उनको हम केंद्र से जोड़ दें तो इन दोनों त्रिज्या से बनकर जो हमारे पास क्षेत्र के दो भाग मिलेंगे, इन दोनों भागों को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इनमें जो सबसे छोटा वाला भाग है इसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं और इनमें जो बड़ा वाला भाग है उसे हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। आइए अब हम जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण के बारे में जानें। तो जीवा के बारे में हमने सीखा था कि किसी भी वृत्त में अगर हम किसी दो बिंदुओं को लें और इन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ लें तो जो हमें रेखा ज्ञात होती है उसे हम जीवा कहते हैं। यहाँ पर वृत्त पर जो हमने दो बिंदुओं को लिया है उसे हम P व Q नाम देते हैं। ठीक इसी प्रकार हमने यह भी सीखा था कि वृत्त के वही दो बिंदु हमारे वृत्त को दो चाप में बांट देते हैं, एक दीर्घ चाप व दूसरा लघु चाप। अगर हम इस आकृति में देखें और हम दीर्घ चाप में कोई एक बिंदु लें जिसका कि हम नाम R देते हैं तो आप देख सकते हैं कि P को अगर हम R से जोड़ दें और Q को भी R से जोड़ दें तो हमारे जीवा के दोनों बिंदु किसी एक और बिंदु R से जोड़ने पर एक कोण बनाते हैं। इस कोण को ही हम हमारे जीवा PQ द्वारा बिंदु R पर अंतरित कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें तो हमारे पास जो P व Q बिंदु के द्वारा बनाया गया लघु चाप है उस पे अगर हम कोई भी बिंदु लें जिसका कि हम नाम S देते हैं तो P व Q से जोड़ने पर यहाँ पर हमारे बिंदु S पर भी हमें एक कोण ज्ञात होगा। इस कोण को हम हमारे जीवा PQ द्वारा बिंदु S पर अंतरित कोण कहते हैं। तो आप अगर चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर रोक इसे लिख लें। आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले वृत्त की भूमिका जानी, इसके बाद हमने वृत्त क्या होता है यह जाना और इससे संबंधित पदों के बारे में जाना। अंतिम में हमने यह सीखा कि जीवा द्वारा वृत्त पे किसी भी एक बिंदु पर अंतरित कोण को किस प्रकार दर्शाया जाता है। अब अपनी अगली वीडियो में हम जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के प्रमेय के बारे में सीखेंगे। आप अपने घर से इससे एक बार पढ़ के आएं और कोशिश करें कि आपको यह समझ आए। तो हम अब अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।
नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 9 क्षेत्रीय अध्ययन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिचय पर, क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधि पर, भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण और उपाय पर, भूमिगत जल स्तर के सर्वेक्षण पर और प्रदूषण, प्रकार, कारण और बचाव पर। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं परिचय से। दोस्तों, क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। मित्रों, इसके द्वारा हम क्षेत्र विशेष के मानव और इसके परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह मुख्य रूप से एक अध्ययन दृष्टिकोण है जिसके द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के मानव और उनकी आजीविका से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है। दोस्तों, क्षेत्रीय अध्ययन विभिन्न संस्कृति, जलवायु आदि में रहने वाले मानव की मानवीय गतिविधियों को समझने में मदद करता है। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधि पर। दोस्तों, जब हम क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधि पे चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहले किसी क्षेत्र में जाके उस क्षेत्र का अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद इस अध्ययन के उद्देश्य को आधार में मान के सभी पहलुओं पे विचार करते हैं और उनसे रिलेटेड या संबंधित प्रश्नावली या क्वेश्चन एयर तैयार करते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन एयर से हमें जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उन सभी सूचनाओं को हम एकत्रित करके अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं और ये जो सूचना होती है वो हमारे प्राथमिक आंकड़े अर्थात प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करती है। दोस्तों, क्षेत्रीय अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग होता है। दोस्तों, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्रीय अध्ययन में क्षेत्र का चयन करते समय हम उस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को भी शामिल करते हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र में जल स्तर में कमी या भूमि उपयोग में कमी, किसी क्षेत्र में प्रदूषण की अधिकता आदि। दोस्तों, यहाँ पे संक्षेप में मैं आपको प्रश्नावली अर्थात क्वेश्चन एयर के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, इस विधि के द्वारा लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न होती हैं वो पहले से ही किसी शिक्षक की सहायता से तैयार कर लिए जाते हैं। दोस्तों, सर्वेक्षण के लिए अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रश्नों का प्राकृतिक वांछित आंकड़े वहां के लोगों की पृष्ठभूमि पे निर्भर करती है। जैसे कि कुछ प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में हो सकते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्प में से चुनने होते हैं। तो दोस्तों, जो सर्वेक्षण करता होता है उस क्षेत्र में अर्थात सर्वेक्षण के क्षेत्र में जाके सबसे पहले इस बात का पता लगाता है कि उस क्षेत्र की ज्वलन समस्या क्या है और इसके बाद वह उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हिसाब से प्रश्नावली तैयार करता है। प्रश्नावली के आधार पे मिले हुए आंकड़ों से वह
उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारणों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि, उद्योग एवं कृषि के विकास के कारण भूमिगत जल का प्रयोग ज्यादा पैमाने पे होने लगा है और भूमिगत जल स्तर में गिरावट का यह एक मुख्य वजह है। दोस्तों, दोनों ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर में कमी की समस्या देखी गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें नगरों की, तो नगरों में जनसंख्या विस्फोट तथा सीवर जैसी अधिक सुविधाओं के कारण जल की मांग बढ़ गई है। वहीं पे गांव में नलकूपों द्वारा सिंचाई किया जाने लगा है, जिससे भूमिगत जल में गिरावट देखी गई है। दोस्तों, बिहार के गया, नवादा, औरंगाबाद, नालंदा आदि शहरों में सिंचाई के लिए नलकूप के उपयोग के कारण जल स्तर में गिरावट देखी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारणों पे चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, वर्षा के जल के साथ जो कचरा पृथ्वी के अंदर जाता है, वह भूमिगत जल को प्रदूषित कर रहा है। इसमें क्या होता है कि नगरों और गांव के कूड़े कचरों को बाहरी सीमा पे छोड़ दिया जाता है और यही कूड़े कचरे वर्षा के जल के साथ रिसकर जमीन के अंदर चले जाते हैं और भूमिगत जल को प्रदूषित कर देते हैं। दोस्तों, अवमृदा जल की गहराई की माप कुओं में जल के स्तर को फीते से मापकर निश्चित किया जाता है। वहीं पे नलकूप बैठाने के क्रम में वेदन के समय पाइप की सहायता से भूजल स्तर की गहराई मापी जाती है। दोस्तों, वर्षा और शुष्क ऋतुओं में भी भूमिगत जल स्तर में परिवर्तन देखा जाता है। अतः आंकड़ों का दिनांक मौसम के अनुसार अंकित किया जाना चाहिए। दोस्तों, कुएं के जल की गहराई की माप विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अंकित किया जाना चाहिए। और दोस्तों, गहराई को मापकर भूजल स्तर का समुच्चय रेखा मानचित्र बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम भूमिगत जल स्तर में गिरावट के उपाय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, भूमिगत जल स्तर में गिरावट को दूर करने का सबसे प्रमुख उपाय है नगरीय जनसंख्या को एक जगह व्यवस्थित कॉलोनी या बहुमंजिली इमारतें बना के उनके छतों पे जल संचय किया जा सकता है और इस जल के द्वारा भूमिगत जल के पुनः भरण करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, गड्ढा में बारिश के पानी को संग्रहित करके, जिसे आमतौर पे हम चार्जिंग पिट भी कहते हैं, भूमिगत जल स्तर को सुधारा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बिहार में भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के छतों के पानी को पाइप के द्वारा भूमि पे बने टंकी से जोड़ जाने की योजना है और इस विधि को हम वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, प्रत्येक घर में इस विधि को अपनाने से भूमिगत जल स्तर में सुधार किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हुए हम भूमिगत जल स्तर के सर्वेक्षण पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, भूमिगत जल स्तर में गिरावट का सर्वेक्षण करने के लिए किसी गांव या नगर के कुछ कुएं तथा नलकूपों का चयन करना होता है। इसके बाद इसकी तुलना 4 से 5 वर्ष पहले के जल स्तर से करना होता है। दोस्तों, कुओं का जल स्तर मापने के लिए कुओं में रस्सी डालकर उसे फीते की सहायता से उसकी गहराई को मापा जा सकता है और अब 4 से 5 वर्ष पहले के आंकड़ों को मिलाकर उससे जल स्तर में हुए परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, भूमिगत जल स्तर वर्षा ऋतु से पहले और वर्षा ऋतु के बाद भी मापा जा सकता है। इससे भूमिगत जल स्तर पे वर्षा का प्रभाव का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। और दोस्तों, इन सभी कार्यों को करने के लिए ये जो अनुसूची आप देख रहे हैं उसकी सहायता ली जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भूमि उपयोग के स्वरूपों में परिवर्तन पे अध्ययन करेंगे। दोस्तों, भूमि उपयोग अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भूमि के वर्तमान उपयोगों की जानकारी प्राप्त करना होता है। दोस्तों, भूमि उपयोग के क्षेत्रीय अध्ययन में या तो हम पूरे गांव को ले सकते हैं या अगर गांव बड़ा है तो उसके किसी एक भाग या छोटा एक टोला को लिया जा सकता है। दोस्तों, किसी गांव के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण करते समय हम भूकर मानचित्र में सभी प्रकार के भूमि उपयोग को दर्शाते हैं। दोस्तों, गांव के भूकर मानचित्र में खेतों के आकार तथा उनकी संख्या प्रदर्शित होती है। दोस्तों, मानचित्र पे भूमि उपयोग संकेत चिन्ह द्वारा दर्शाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं के खेतों को ग तथा धान के खेतों को ध और उसी प्रकार चना के खेतों को जी या च से दर्शाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि इसमें मक्का के लिए मेज अर्थात म शब्द का यूज किया गया है। वहीं पे गेहूं, जिसे हम बीट कहते हैं, उसके लिए W का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार एक अलग मानचित्र पे मिट्टी के प्रकारों को उनके रंग और संरचना के अनुसार दिखा सकते हैं। दोस्तों, मानचित्र पे खेतों के ढाल, अपवाह तथा सिंचित और असिंचित फसलों के विषय में कुछ प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं और किसानों से विचार विमर्श के लिए प्रश्नावली के अनुसार सूचना एकत्र की जाती है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भूमि उपयोग के स्वरूपों में परिवर्तन पे चर्चा को जारी रखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में चर्चा की कि कैसे प्रश्नावली के आधार पे किसानों से संबंधित समस्या के आधार पे जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों, जो जानकारी और आंकड़े हमें उस क्वेश्चन से मिलते हैं, इन आंकड़ों और मानचित्रों के विश्लेषण करके अपनी रिपोर्ट हम तैयार करते हैं और रिपोर्ट को तैयार करके हम इस अनुसूची में डालते हैं। जैसा कि आप
देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है, ये साक्षात्कार द्वारा किसानों से प्राप्त भूमि उपयोग के आंकड़ों की सारणी है। इसमें खेतों की संख्या, किसान का नाम, खेत का क्षेत्रफल, मिट्टी की किस्म, पैदा की जाने वाली फसलें और सिंचाई आदि का विवरण दिया हुआ है। और इस विवरण पे मिले हुए डेटा के बेस पे ही हम भूमि उपयोग के स्वरूपों में परिवर्तन को आराम से पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम प्रदूषण, प्रकार, कारण और बचाव पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। और अगर हम बात करें प्रदूषण के प्रकार की, तो प्रदूषण के मुख्य 4 प्रकार हैं, जिसकी चर्चा हम यहां करेंगे। पहला, मृदा प्रदूषण। दूसरा, वायु प्रदूषण। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण। और चौथा, जल प्रदूषण। दोस्तों, संक्षेप में अगर हम इन प्रदूषणों की चर्चा करें तो मृदा प्रदूषण अधिक फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के कारण होती है। वहीं पे वायु प्रदूषण कारखानों से निकलने वाले धुओं के कारण होती है। ध्वनि प्रदूषण अधिक तेज आवाज के कारण होती है। और जल प्रदूषण जल में कूड़े कचड़ों के मिश्रण से होती है। दोस्तों, स्थानीय स्तर पे प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी किसी कारखाने अथवा किसी चौराहे का चयन कर सकते हैं। वहीं पे रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के कारण हुए प्रदूषण के अध्ययन करने के लिए कृषि क्षेत्र या उसके निकट जलाशय का भी चयन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम प्रदूषण के प्रकार, कारण और बचाव पे चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, प्रदूषण के कारण तथा प्रदूषित करने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थ के बारे में जानकारी क्षेत्र के लोगों से बातचीत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, प्रदूषण फैलाने वाले कारक आसपास के क्षेत्र पे प्रदूषण का प्रभाव, लोगों के द्वारा झेली गई कठिनाइयां तथा मिट्टी की अनउपजाऊ होने के बारे में जानकारी वहां के लोगों के माध्यम से एकत्र की जा सकती है। दोस्तों, क्षेत्रीय अध्ययन में वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण का अध्ययन मुख्य रूप से किया जा सकता है। दोस्तों, साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ने वाले प्रभाव को भी निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों, क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में प्रस्तुत इस प्रकार के प्रतिवेदन से एक ओर जहां समस्याओं का समाधान के लिए उपाय सामने आएंगे, दूसरी ओर वहीं पे सूक्ष्म स्तर पे हम उस क्षेत्र के अध्ययन भी कर सकते हैं या उस क्षेत्र के अध्ययन में भी सहायता भी मिल सकती है। और दोस्तों, इस सर्वेक्षण के माध्यम से हमें समस्या का समाधान भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने सीखा परिचय, क्षेत्रीय अध्ययन के कार्यविधि, भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण और उपाय, भूमिगत जल स्तर का सर्वेक्षण और प्रदूषण, प्रकार, कारण और बचाव। और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। Million minds augmenting national aspiration and knowledge.
नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का 12वां पाठ विद्युत शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे पाठ का, उसके बाद हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम लोग विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं परिचय से। जब भी विद्युत या बिजली शब्द आपके कानों में पड़ता है तो आपके दिमाग में एक चित्र आता होगा जो कि कुछ ऐसा होता होगा या फिर इससे मिलता जुलता होता होगा। ये बिजली के खंभे हैं जो कि हमें सड़क के किनारे या फिर खेतों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में एक और तस्वीर आती होगी जो कि कुछ ऐसी होती होगी। ये वो बिजली का खंभा है जो हमें गलियों में देखने को मिलता है। सबके घरों में जो बिजली आती है वो इन्हीं खंभों से होते हुए आती है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो विद्युत या फिर बिजली शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में आती होंगी। इस पाठ में जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम विद्युत के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और विद्युत के पीछे का जो विज्ञान है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले विद्युत धारा से। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए स्विच को ऑन करते हैं। ये चीज़ आपने अपनी आम जिंदगी में भी देखी होगी कि जैसे आप कमरे के अंदर जाते हो और कमरे में बहुत अंधेरा होता है तो आप क्या करते हो, स्विच को ऑन करके बल्ब जला देते हो। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे विद्युत धारा का प्रवाह होगा और बल्ब जल जाएगा। वहीं अगर आप कमरे से बाहर जा रहे हो तो आप क्या करते हो कि जो स्विच होता है उसे ऑफ कर देते हो और जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो रुक जाता है और बल्ब जलना बंद कर देता है। आप इन दो चीजों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अभी जो आपके सामने चित्र आया है वो टॉर्च का चित्र है। टॉर्च आपने आम जिंदगी में देखी होगी और इस्तेमाल भी की होगी। टॉर्च का इस्तेमाल हमेशा तब किया जाता है जब अंधेरा होता है और बिजली नहीं होती, तो आप उस समय टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टॉर्च अंदर से कैसे दिखती है। टॉर्च में एक बल्ब लगा होता है, उस बल्ब के पीछे 2 बैटरियां लगी होती है और एक स्विच होता है। स्विच क्या करता है, जो विद्युत परिपथ बनता है पूरा उसको तोड़ देता है या फिर सही समय पर उसको जोड़ भी देता है। जब हमें टॉर्च का उपयोग नहीं करना होता तो हम स्विच को ऑफ कर देते हैं और विद्युत परिपथ टूट जाता है, जिसके कारण बल्ब जलना बंद कर देता है। जब हमें बल्ब को जलाना होता है तो हम स्विच को ऑन कर देते हैं और बल्ब जल जाता है। तो ये काम होता है स्विच का। आप इस चित्र को अपनी अपनी कॉपियों में बना लीजिए। अब आगे बात करते हैं जो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है। विद्युत धारा का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के सामने है, I = Q/T। यहाँ पर जो I है वो विद्युत धारा है, Q जो है वो आवेश है और T समय है। विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। आप इन दोनों चीज़ों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं विद्युत परिपथ की। आपके सामने जो अभी चित्र आया है वो विद्युत परिपथ का चित्र है। हालांकि उपकरणों के हिसाब से विद्युत परिपथ बदलता है, लेकिन ये सबसे आम विद्युत परिपथ है। इसमें आप देख सकते हैं बल्ब लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, स्विच है और बैटरी है। ये सब बल्ब, स्विच, एमीटर और बैटरी के प्रतीक हैं। हम लोग कभी भी विद्युत परिपथ में असली चित्र नहीं बनाते, हम हमेशा प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। I जो है वो विद्युत धारा को दर्शाता है। आप इस विद्युत परिपथ को अपनी अपनी कॉपियों में बना लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। अब जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने पाठ का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव दूंगा कि आप विज्ञान की NCERT से इन सब चीज़ों को दोबारा से पढ़ लीजिएगा और साथ ही इनके कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे और
प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में जाना, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में भी चर्चा की। आज की वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं और असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों का सुझाव दिया। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपील नहीं कर सकता था। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार था कि वे किसी भी आंदोलन को दबा सकते थे या कहें कि अपने हिसाब से कुचल सकते थे। इसके विरोध में गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। दोस्तों, भारत में विश्व युद्ध जनित घटनाओं का प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से परिलक्षित होने के कारण वहां का जनमानस आंदोलित था। 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को 2 स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के भी सदस्य थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हो गए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया। इस नरसंहार के विरोध में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, गांधी जी ने भी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी थी। आइए अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को भी अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। इसे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्चायोग के अधीन कर दिया गया। अब क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखने लगे थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की में ब्रिटिश नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसमें पहली मांग थी तुर्की के सुल्तान यानी जो खलीफा होता है उसको पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किए जाएं। अरब प्रदेश को मुस्लिम शासक के अधीन किया जाए। खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए।
दोस्तों 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। दोस्तों इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख कारण थे। पहला था खिलाफत का मुद्दा, दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया। पहला था लोगों को उपाधियों एवं अवैतनिक पदों को त्याग करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार और सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार के साथ साथ चुनावों तथा विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार। दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। सरकार ने इसे गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक जगह पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाने पर हमला करके 22 पुलिस वालों की जान ले ली। फलतः गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुसलमान एकता भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली तथा चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला। चलिए दोस्तों देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज्य की मांग तथा दांडी यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, लाला हरदयाल, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। रॉलेट एक्ट में क्या क्या बातें थी? बिना मुकदमा दर्ज किए भारतीयों को जेल, अंग्रेजों को आंदोलन कुचलने का अधिकार, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 12 मार्च 1930, 13 अप्रैल 1930, इनमें से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया? लॉर्ड माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल हॉकिंस, उपरोक्त सभी। असहयोग आंदोलन के कौन से मुख्य कारण थे? खिलाफत का मुद्दा, जलियांवाला बाग मुद्दा, स्वराज की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। इनके सही उत्तर हैं हेलो इंडिया। नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं।
आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो BEPC के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।